हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन्स सुपर्स मैच का मैच, वेलिंगटन वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के मैच के बारे में। तो मेंस मैच की तरह वुमेंस मैच में भी ये पिछले सीज़न के फाइनल का ही रिप्ले है और मेंस मैच की तरह यहाँ पर भी वेलिंगटन और ऑकलैंड ही फाइनलिस्ट रहे थे पिछले सीज़न में। ये मैच होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। यहाँ पर मेंस मैच भी होगा इस मैच के बाद। वेदर की बात करें तो क्लियर होना चाहिए मैच के टाइम पे तो, लेकिन मैच से 1-1.5 घंटा या 2 घंटा पहले तक भी काफ़ी बारिश होने वाली है। अभी भी बारिश हो रहा है तो थोड़ा बहुत ग्राउंड डिले के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम ड्रीम इलेवन से तो कि यहाँ पर डेडलाइन जो है एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है। क्योंकि ड्रीम इलेवन यहाँ पे स्पॉन्सर वगैरह कुछ होगी तो यहाँ पर डेडलाइन एक्सटेंड होगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ हो सकता है, वेदर क्लियर है लेकिन ग्राउंड डिले ड्रेनेज वगैरह का इशू कुछ हो सकता है, तो उस हिसाब से लेट हो सकता है मैच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रैंकिंग से वेलिंगटन वुमेन अभी जिनकी चैंपियन थी और ऑकलैंड ने फाइनल में ख़त्म किया था। अगर वुमेन क्रिकेट के बारे में आपको आइडिया नहीं है न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, तो देखिए हमने पहले जो है वनडे मैचेस जो हो रहे थे, मतलब पॉज्ड हुए हैं, वो अब फिर से शुरू होंगे वो सुपर मैच के बाद। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 3 टीमें अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है और 3 टीमें काफ़ी वीक होती हैं। लेकिन जब बात सुपर मैच की होती है, मतलब T20 कॉम्पिटिशन्स की होती है ना, ये सीन बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि तब जो 3 टीमें वीकर टीम होती है उनके मेन प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। जैसे कि मैं जो 3 वीकर टीमों के बारे में बताता हूँ हमेशा वनडे फॉर्मेट में, वो होते हैं ऑकलैंड, वेलिंगटन और ओटागो। ऑकलैंड में सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे जो जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेलिंगटन में एमेलिया कर, सोफी डिवाइन जैसे बड़े बड़े नाम, ले कैस्पेरेक जैसे बड़े बड़े नाम वापस आ जाएंगे। ओटागो में सूजी बेट्स वापस आ जाएंगी, उसके सिवाय और भी कुछ नाम हैं जो वापस आएंगे। तो इनसे क्या हो जाता है कि जो 3 टीमें वनडे में काफ़ी नीचे रहती थी, लीग टेबल के बिल्कुल नीचे, वो T20 में सबसे ऊपर आ जाती हैं। और जो 3 टीमें वनडे में डोमिनेट कर रही थी ना, वो T20 में आ जाती है काफ़ी नीचे, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आपने उनका वनडे में देखा था वही उनका फुल स्ट्रेंथ है, उसके बाहर और कुछ नहीं है। और T20 में इनके टीम में एक्स्ट्रा कुछ कंक्लूजन नहीं होता है, इंक्लूजन नहीं होता है, माफ करना। ठीक है, तो यही सीन है। तो T20 में यही टीमें जो हैं डोमिनेट करती हैं और इसीलिए वेलिंगटन, ऑकलैंड और आगे जब हम ओटागो के मैचेस कवर करेंगे तब ओटागो का भी आपका ऐसा ही कुछ डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन वेलिंगटन वुमेन ओवरऑल डोमिनेट करती है वुमेंस क्रिकेट को। ठीक है, और उसके पीछे बड़ा रीज़न यह है कि उनकी टीम में बहुत ही बड़े बड़े कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। सोफी डिवाइन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, नॉट इन न्यूजीलैंड ओनली बल्कि इन द वर्ल्ड क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो। उसके बाद एमेलिया कर्न है, मैडी ग्रीन है, ली कैस्पेरिक है, पिछले सीजन में रेचल प्रीस्ट भी खेलती थी। तो पूरी तरीके से ये डोमिनेट करते हैं और ऐसा होता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को वो रखते हैं अपने प्लेइंग 11 पर, वो सिर्फ प्लेइंग 11 में नंबर भरने के लिए ही आते हैं, उनका कोई रोल होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरे कुछ प्लेयर्स होंगे, लेकिन उनको रोल मिलता ही नहीं है। ठीक है, आप नोटिस करेंगे, आप देख सकेंगे पूरी तरीके से डोमिनेट करा था। आखिरी 5 T20 मैचेस में 4 जो मैचेस के रिजल्ट आए हैं, 4 के चारों ही वेलिंगटन जीती है और एक नो रिजल्ट। 2018 में 2 मैच हुए 1-1 और पिछले सीजन में 5 के 5 मैच। सिर्फ यहाँ पे नहीं, ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट में ही अनबीटन रही थी वेलिंगटन की टीम। अनबीटन मतलब हारी तो नहीं ही थी, यहाँ तक कि जीत के अलावा कोई रिजल्ट उनको नसीब नहीं हुआ था। मैच डे 1 से फाइनल तक सारे मैचेस उन्होंने जीते थे और एक तरफा जीते थे। ठीक है, ये कुछ परफॉर्मर से आप नोटिस कर सकते हैं, जो नाम मैंने आपको बताए उनमें से ही आपको दिखेगा एमेलिया कर्ड, सोफी डिवाइन, रेचल प्रीस्ट, मैटी ग्रीन। बॉलिंग पे भी एमेलिया कर्ड, सोफी डिवाइन, साथ में कैस्पेरिक, जेस्कर और डाउटी, ये दोनों नाम आपको यहाँ से यूनिक लग रहे होंगे, जो शायद ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले नहीं हैं। ऑकलैंड की तरफ से केटी पर्किंस और एना पीटरसन थे और बॉलिंग में ये कुछ नाम थे, आप देख सकते हैं। आ जाते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। अच्छा, वेलिंगटन वुमेन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है ना, वो उनका बैटिंग से ही बड़ा उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो है उनकी बॉलिंग। मतलब हर एक बॉलर जो है या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं या तो कभी ना कभी खेली हैं। ठीक है, तो इनकी बॉलिंग जो है हमेशा ही पिन पॉइंट रहती है। ऑकलैंड की तरफ से अगर बताया जाए तो इनका भी बॉलिंग काफ़ी अच्छा है, बैटिंग ठीक ठाक है लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब मतलब वेलिंगटन के अलावा सारी टीमों के अगेंस्ट में इनका तो सही चलता है, लेकिन वेलिंगटन के सामने ही इनका ये चीज़ जो है उतना काम पे नहीं आता है। ठीक है, आपको अगर मैं इस फिक्सचर के बारे में बताऊंगा ना, तब भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग यहाँ पर अच्छा करती है। लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग जो है, उनके बैटिंग में एक सोफी डिवाइन नहीं होती हैं या फिर एमेलिया कर्ट जैसे प्लेयर्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमेशा वो बैटिंग में पीछे रह जाता है वेलिंगटन से।
भले ही वेलिंगटन की बैटिंग भी बहुत खास कुछ नहीं हो, लेकिन वो ऑकलैंड से बेटर ही कर लेते हैं। देखते रहिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नोटिस करो, ये है 2017 वाला मैच। वेलिंगटन की बैटिंग बहुत खास नहीं हुई थी, 21 रन किसी ने बनाए थे, इनके हाईएस्ट स्कोरर थे। ये बॉलर्स देखिए, तीन तीन बॉलर ने तीन तीन करके विकेट निकाले, लेकिन उस रन को भी चेज नहीं कर पाई ऑकलैंड की टीम 20 ओवर खेलने के बावजूद भी। ठीक है, ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से एमिली अकर और सोफी डिवाइन जो अभी अवेलेबल, सोफी डिवाइन अवेलेबल नहीं है आज के मैच के लिए, मतलब कल के मैच के लिए। अच्छा, अगला मैच नोटिस करो, 102 रन बनाया। ठीक है, केटी पार्किंस के रन से फिर से किसी बॉलर डुलान जो खेलती थी साथ में डिवाइन और किसी के विकेट से 20 ओवर खेल के 102 रन पर निपट गए। यहाँ पर 95, और वो भी तब जब आपके सामने सिर्फ 104 का टारगेट था, वो क्रॉस नहीं कर पाए। वेलिंगटन की बैटिंग बहुत खास नहीं बनी थी, 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 106, और हाईएस्ट रन जो थे वो 24 रन का ही था, 24-25 रन का, लेकिन हो गया काम। मतलब ऑकलैंड विद द बॉल अच्छा काम कर रही है। नोटिस करिए, यहाँ पर 103 पर निपटा दिया। यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, अगर 20-30 रन और होता तो शायद दिक्कत में भी आ सकते थे। उसके बाद यहाँ पर पहले बैटिंग करके भी देखिए 123 ही बना पाई टीम। 5 ही विकेट गिरे, लेकिन रन्स देखिए 28, 24, 23, 30 तक भी नहीं पहुँच रहे हैं कोई। ठीक है, लेकिन ऑकलैंड यहाँ पर भी पीछे रह गई। पर्किंस के कुछ रन्स हैं, साथ में डिवाइन का हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को मिल ही जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला मैच, फिर से ऑकलैंड की बैटिंग देखिए। पर्किंस यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे जा रही है, साथ में 20-25 का कोई कंट्रीब्यूशन है। बॉलिंग में तो हमेशा ही डोमिनेट कर रही है वेलिंगटन की बॉलिंग। यहाँ पर फिर से 113 रन, फिर से 20-25 का कोई स्कोर था, और बीच में से एमिलिया कर का ये 47, और यही मतलब पिछले सीजन के फाइनल के पहले तक किसी इंडिविजुअल का हाईएस्ट रन था इस फिक्सचर में, मतलब अगर हम आखिरी 2-3 सीजनों की बात करें तो। ठीक है, और पिछले सीजन का फाइनल जो हुआ था ये बहुत रेलिवेंट तो नहीं है, क्योंकि 7 ओवर का ही मैच हुआ था बस। यहाँ पर डिवाइन ने 54 बनाया था, और ऑफकोर्स ऑकलैंड तो चेज नहीं कर पाई थी। यहाँ पर भी बैटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, 7 ओवर में 5 विकेट खो दिए। तो यही है कहानी। ठीक है, विद द बॉल ऑकलैंड बुरी नहीं है, भले ही विकेट्स वो ज़्यादा नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन रन भी ज़्यादा बनाने नहीं दिया है, लेकिन बैटिंग उनकी हमेशा यहाँ पर फिसलती रही है। दूसरी तरफ से वेलिंगटन की बात करी जाए तो बैटिंग में उनका भी बहुत खास नहीं रहा है। एक इनिंग्स हमने देखा एमिलिया कर का, जहाँ पर उन्होंने 40+ को स्कोर बनाया था। बाकी बॉलिंग जो है इनकी काफ़ी अच्छी रही है। आपने नोटिस करी होगी कि हमेशा ही इनके मल्टीपल बॉलर्स आते हैं जो बंचेस में विकेट लेकर जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि एमिलिया कर, जेस्कर, डाउटी, इनके 2-2 करके विकेट से। यहाँ पर डिवाइन के 3 विकेट थे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइन के 3, डुलान की 3, यहाँ पर भी डुलान, एमिलिया कर, ऐसे कुछ बॉलर्स थे जो हमेशा खेलते रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर डोमिनेट करा हुआ है। तो ये है ट्रेंड। ठीक है, ये है हिस्ट्री। सोफी डिवाइन, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं कि क्या करती हैं जब वो सुपर मैच खेलती थी, तो विद द बैट वो बहुत ही खतरनाक थी। ओपनिंग करने आती थी और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काफ़ी तेज़ तरार शुरुआत करती थी। 50 भी लगाया है, शतक भी लगाया है पिछले सीजन में। बॉलिंग में कुछ कुछ मैचों में इन्होंने अच्छा करा है, कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन बैटिंग भी वो काफ़ी कंसिस्टेंट रही थी। ठीक है, और यहाँ पर भी आप नोटिस कर ही सकते हैं कि बैटिंग से 20-30, एक मैच में 50 वही आया है, सोफी डिवाइन के बैट से ही आया है। और बॉलिंग में एक ही मैच में इनका 3 विकेट था। तो आज के मैच में सोफी डिवाइन खेलेंगी नहीं, सिर्फ सोफी डिवाइन नहीं, ले कैस्पेरिक भी नहीं खेलेंगी। तो इनके ना रहने से एक चीज़ जो हो सकता है मुझे लगता है वो है कि वेलिंगटन की बैटिंग में थोड़ा सा धक्का लग सकता है। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये एक चीज़ है, सोफी डिवाइन का ना रहने से क्या होता है और रहने के बाद क्या होगा, ये आपको टाइम आने से ही पता चल जाएगा। अगर हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो सोफी डिवाइन ही है, 5 मैचों में 33 का औसत इनके पास है। और एमिलिया कर उसके बाद एक मैच में 47 का भी स्कोर हालांकि उनका था। और ऑकलैंड के होकर केटी पर्किंस एक लौती बैट्समैन रही हैं जिन्होंने ठीक ठाक बैटिंग करा हुआ है, और तो किसी का भी उतना खास कुछ नहीं है। बॉलिंग में भी बहुत सारे प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए जो अवेलेबल है उनमें सोफी डिवाइन और डुलान। इनमें सोफी डिवाइन आप देख सकते हैं, एक मैच में 3 विकेट निकाला था, और उसके बाद बाकी के 2 मैच में मिलाकर 3 विकेट, ऐसा कुछ था। ऑकलैंड की बॉलिंग भी खास कुछ बुरी नहीं रही थी, आप देख सकते हैं इनके एवरेज काफ़ी सही हैं। यहाँ पर भी इनके एवरेज सही है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा पीछे रह जाती है ऑकलैंड की टीम, यही कुछ बात है। ग्राउंड में बात करें तो सिर्फ रेबेका बर्न्स का ही नाम है ये, क्योंकि यही खेलती थी पहले से। और भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं गए हैं, तो उनके रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं हैं। ऑफकोर्स सोफी डिवाइन का तो रहेगा ही, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। विकेट टेकिंग की मामले बात करें तो एमिलिया कर का यहाँ पर धांसू रिकॉर्ड है। ठीक है, 9 मैच में 15 विकेट, इसके सिवाय ले कैस्पेरिक का भी अच्छा था, लेकिन वो तो खेलेंगे नहीं। तो रिकॉर्ड यहाँ पे थोड़े से कम है, कम नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही है, लेकिन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। और जिनके रिकॉर्ड्स हैं तो अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर इस ग्राउंड के बारे में बात करें
तो ग्राउंड में जो है ना, मैंने आपको दिखाया कि 2 सीज़नों में टोटल मैंने दिखाए थे आपको कि 2018 में वो एक मैच जीते थे, एक मैच हारे थे, और 2019 में सारे मैचेस जीते थे, ठीक है। तो 2018 वाले सीज़न के जो 2 मैचेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसा डिफरेंस आया है इस वेलिंगटन की टीम में कुछ इंक्लूशंस के बाद, वो आपको समझ में आएगा जब मैं 2019 वाले मैच में आपको दिखाऊंगा। सही है, देखते रहो। तो यह है 2018 के 2 मैचेस, मतलब 2018-19 सीज़न का। देखिए 150 बना था, चेज़ नहीं हुआ था। बर्न्स जो है इस ग्राउंड पे हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं, 20-25 रन बनाती रहती हैं, बीच बीच में एक आध बड़ा स्कोर भी है, लेकिन ये इनका कंसिस्टेंट स्कोर रहा है। बॉलर्स कौन थे आप छोड़ दीजिए, वो तो बाद में बदल गया है। उसके बाद 149 भी यहाँ पर कंसीड किया, चेज़ कर लिया। बर्न्स का फिर से यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आपको बर्न्स का स्कोर दिखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये है 18-19 सीज़न का, है ना। अभी पिछले सीज़न का देखिए, देखिए 96 रन पर निपटा दिया, ठीक है। बॉलर जेस्कर थी, अमेलिया कर थी, सोफी डिवाइन थी, रेचल प्रीस्ट और बर्न्स ने यहाँ पर मामला निपटा दिया। उसके बाद देखिए, जैसे पहले बैटिंग करी 183, ठीक है, रेचल प्रीस्ट फिर से, साथ में सोफी डिवाइन फिर से, बॉलिंग में भी सोफी डिवाइन, ठीक है। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम थी सामने, तो कुछ तो कर नहीं पाए थे, जाहिर सी बात है। अगला मैच 96 पर निपटा दिया, जिस पहले बॉलिंग करी अमेलिया कर, डाउटी और ये कुछ बॉलर से कैस्पेरिक जेटली वगैरह, फिर से देखिए बर्न्स और रेचल प्रीस्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस लेवल का डोमिनेशन रहा है पिछले सीजन में। और भी एक दो मैचेस रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिखा के फ़ायदा नहीं है, यही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो किस लेवल का डोमिनेशन रहा है जब इनके टीम में इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जुड़ जाते हैं वेलिंगटन की टीम में, तो क्या करते हैं वो, ये इनका एग्जाम्पल है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो 180 के ऊपर, बैटिंग सेकंड करते हैं तो सामने वाली टीम को 100 के आसपास स्कोर पे निपटा देते हैं। सही है। अभी देखिए, ऑफ कोर्स आपने देखा है सोफी डिवाइन का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बैटिंग से रेचल प्रीस्ट का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या होगा इनके ना रहने से, और इनका जगह कौन ले सकता है। तो इसे इनको जानने के लिए हम आ जाते हैं अच्छा, ये कुछ पंट्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं क्रेडिट सेव करने के लिए भी, या फिर बड़ी लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए वो है एमेलिया कर, केटी पर्किंस, एना पीटरसन, एना केली, होली हडलस्टोन। कम से कम इन तीनों में से दोनों तो होने चाहिए, मतलब एना पीटरसन, एना केली और होली हडलस्टोन के तीनों में से। फ्रैंक जोनास जो बॉलर हैं, मानेका सिंह या थैमसन न्यूटन में से कोई एक, ज़ारा जेटली, रेबेका बर्न्स और जेस्कर, ठीक है। ये है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी डिसेंट होगा, आप ये पकड़ के चल सकते हैं, और ये लगभग सभी आपकी टीम में होने चाहिए। अच्छा, प्लेइंग 11 की बात करें तो कुछ इस तरह का प्लेइंग 11 हो सकता है। रेबेका बर्न्स जो है ओपनिंग करेंगी, केटलिन किंग ही मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करनी चाहिए जब तक सोफी डिवाइन वापस नहीं आ जाती हैं। इन्होंने जो 50 ओवर टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर उन्होंने ओपनिंग करी हुई थी। उसके बाद मैडी ग्रीन, थैमसन न्यूटन, एमेलिया कर और थैमसन न्यूटन का बैटिंग ऑर्डर ऑल्टरनेट भी हो सकता है, आपको तो प्लेइंग 11 पता चल ही जाएगा टॉस के टाइम पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैकफैडियन 50 ओवर क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर टाइम इनको कम मिलेगा, और क्योंकि टॉप ऑर्डर में मैडी ग्रीन और एमेलिया कर जैसे बैट्समैन आ गई हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपरली इनको बैटिंग नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद मानेका सिंह, ज़ारा जेटली, जेस्कर, बेथ मोलोनी और कोडायर, इनमें से मानेका सिंह और ज़ारा जेटली काफ़ी डिसेंट बैटिंग कर लेती हैं। मानेका सिंह ने 50 ओवर क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है, और एक चीज़ याद रखना, 50 ओवर क्रिकेट में तो फिर भी चलिए एक के बाद एक ओवर मेडन चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि मानेका सिंह देती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ पर ये टाइट बॉलिंग करना शुरू कर देंगी ना, तो मेडन चाहे ना जाए उस चक्कर में इनको लोग हिट करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर विकेट मिलने के भी चांसेस हैं। विकेट टेकिंग बॉलर ऑफकोर्स ये हैं स्टैटिस्टिकली, अगर हम निचले पायदान क्रिकेट की बात करें तो, और बैटिंग भी कर लेती हैं। ज़ारा जेटली भी, इन्होंने भी एक दो करके विकेट हमेशा ही निकाले हुए हैं। और जेस्कर तो पिछले सीजन की हाईएस्ट विकेट टेकर थी ही, सारी दुनिया इनको कैप्टन बना, मतलब टीम में रखने वाली है, और कुछ लोग इनको हो सकता है वाइस कैप्टन भी बनाएं, इवन स्मॉल लीग में भी, तो उसके लिए तैयार रहना। अच्छा, इनमें से जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको नज़र रखना है, देखिए बैडी ग्रीन नाम काफ़ी बड़ा है इनका, ठीक है, और ये पहले ऑकलैंड के होकर खेल भी चुकी हैं, ऑकलैंड की कैप्टनसी भी कर चुकी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का ग्राफ उतना बड़ा नहीं रहा है। और क्योंकि सामने वाली टीम जो है ऑकलैंड की टीम है, जिनकी बॉलिंग कम से कम काफ़ी अच्छी है, तो ये एक चीज़ है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। देखिए स्मॉल लीग में लेना पड़ेगा आपको, टीम में रख लेना, क्योंकि वैसे भी सोफी डिवाइन के ना खेलने से क्रेडिट का इशू तो आने वाला है नहीं, तो वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं देगी आपको। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी बनाने के बारे में थोड़ा सोच सकते हो आप। और अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है, तो आप एक टीम में इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद थैमसन न्यूटन, इनको काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं,
ठीक है। स्पेशली क्योंकि मैं कह रहा हूँ लोग इनको अभी के लिए ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा है तो सोफी डिवाइन खेलेंगे, तो क्रेडिट मैनेज करने के लिए लोग इनको ले रहे हैं। लेकिन अगर सोफी डिवाइन नहीं खेलती हैं, क्रेडिट का इशू नहीं आता है, तो हो सकता है काफ़ी लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर दें। देखिए अभी अभी अगर सोफी डिवाइन, ले कैस्पेरक जैसे प्लेयर्स खेलती तो मैं कहता कि थैमसिन न्यूटन सिर्फ जो है 11 प्लेयर्स का स्लॉट भरने के लिए ही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जेस कर, एमेलिया कर और ये दोनों पक्का अपना 4-4 ओवर करवाएंगी। उसके बाद मानेका सिंह, जेटली, मोलोनी, कोडायर और थैमसिन न्यूटन ये सारे मिलकर बाकी के जो 12 ओवर्स हैं उनको करवाएंगे। अगर 20 ओवर की बॉलिंग करनी पड़े तो थैमसिन न्यूटन यहाँ पर सबसे ऊपर इनका नंबर आ जाना चाहिए ओवर्स को ख़त्म करने के मामले में, और इनकी बैटिंग भी 4-5 तक आ ही जाएगी। और क्योंकि आप देख रहे हैं ऑकलैंड की बॉलिंग सही है, तो इनके पास बैटिंग भी प्रॉपरली आ जाएगी और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर ये रही हैं रिसेंटली जो 50 ओवर टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये, सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए नहीं, वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। बाकी मुझे जो लग रहा है एमेलिया कर और जेस्कर के अलावा मानेका सिंह का भी ओवर आपको हो सकता है ख़त्म होता हुआ दिख जाए। ओपनिंग बॉलिंग पे आती हैं और अगर शुरुआती 1-2 ओवर में एक आध विकेट निकाल देती हैं तब और भी फ़ायदा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद मुझे लगता है कि थॉमसिन न्यूटन चौथा बॉलर होंगी जिनके ओवर ख़त्म होंगे, और इन तीनों को मिलाकर या फिर थॉमसिन न्यूटन से 3 ओवर करवा कर ऐसा ही कुछ करके जो है मैनेज करवाएंगी टीम। लेकिन सारे बॉलर्स का ओवर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, भले ही इनके पास क्वालिटी हो, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सामने तो उनका ओवर ख़त्म नहीं होगा, ये पकड़ के आप चल सकते हैं। ऑकलैंड की तरफ से बताया जाए तो विद द बॉल जो है 50 ओवर क्रिकेट में लास्ट 2-3 मैचेस में खेली थी एना पीटरसन और एना केली जैसे जो प्लेयर्स हैं। विद द बॉल इन्होंने काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन बैटिंग में एक्सेप्ट फॉर केटी पर्किंस किसी ने भी उतना खास फॉर्म नहीं दिखाया। इसके सिवाय साशी शारी ने आखिरी 1-2 मैच पे अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है, तो ये एक पॉइंट है। साशी शारी हालांकि T20 क्रिकेट में मुझे कभी भी उतना खास कुछ इनका नज़र नहीं आया है, भले ही हाइप तो किया जाता है इनके बारे में काफ़ी, लेकिन उतना खास कुछ ये कभी नहीं कर पाई हैं। लॉरेन डाउन ओपनिंग करेंगी एना पीटरसन के साथ। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ख़राब फॉर्म से गुजर रही हैं विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर सिस्टम इनको छोड़ सकते हैं, काफ़ी लोग इनको लेंगे। एक तो इनका क्रेडिट हाई है, क्रेडिट इशू नहीं आएगा तो लोग इनको ले लेंगे। जिनको नहीं पता है 50 ओवर क्रिकेट में क्या हुआ था इनके साथ, तो इनको ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केटी पर्किंस मस्ट हैव है, सारे रिकॉर्ड इनके सपोर्ट में है और बहुत ही अच्छी फॉर्म पे चल रही हैं। और देखना होगा कि आज के मैच में क्या कुछ कर पाती हैं, क्योंकि सोफी डिवाइन और कैस्पेरक को छोड़ के बाकी जो मेन बॉलर्स से लगभग वो अवेलेबल हैं वेलिंगटन की बॉलिंग लाइनअप पे। देखते हैं क्या कर सकती हैं। उसके बाद जेस प्रसाद और शारी में से कोई एक खेलेगी। शारी एक प्रॉपर बैट्समैन है, जेस प्रसाद ने काफ़ी प्रभावित किया था अपने मैचेस से 50 ओवर क्रिकेट में और प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। मौका मिल सकता है इनको, देखना पड़ेगा। उसके बाद होली हडलस्टोन, एना केली बैटिंग भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे बैट्समैन हो जाने से इनका जो है बैटिंग नंबर काफ़ी नीचे आ जाएगा। अगर शारी नहीं खेलती है तो एना केली का प्रमोशन हो सकता है ऊपर। उसके बाद रगीना लिली, रोज़ मैकनील 50 ओवर क्रिकेट में भी खेली थी, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाई थी। लेकिन इनके पास भी एबिलिटी है, काफ़ी अच्छी बॉलर है। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी सही हैं और बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेती हैं। फ्रैंक जोनास बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि भले ही ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हो, बॉलिंग से उन्होंने ठीक ठाक करा हुआ है। और फ्रैंक जोनास ने रिसेंटली 50 ओवर क्रिकेट में रिसेंट जो मैचेस हुए हैं, एक सप्ताह पहले भी हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है और एक रेगुलर विकेट टेकर के तौर पर खुद को साबित करा हुआ है। पिछले सीजन में भी मतलब बड़े बड़े जो नाम है जैसे कि एना पीटरसन, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, एना केली, हडलस्टोन, इनके बाद इन्हीं का नंबर आता है, मतलब जितने बचे कुछ ओवर्स इनको मिलते हैं उनमें से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर ये हो जाती हैं। और कर्नाशान जो इनकी कीपर होंगी सिर्फ कीपिंग करने के लिए रहेंगी और कुछ नहीं। कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें तो फिलहाल जो अवेलेबल हैं उनमें से एमेलिया कर और बैडी ग्रीन का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, उनको ही लोग एमेलिया कर को तो अनडाउटेडली लोग कैप्टन बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैडी ग्रीन को भी लोग बना सकते हैं। उसके बाद जेस कर भी एक ऑप्शन है, अगर बॉलरों में से कोई दिखना चाहता है वेलिंगटन किसी को तो जेस कर आ जाती हैं। उसके बाद थैमसिन न्यूटन, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मानेका सिंह स्पेशली मैं कहूँगा इनके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है इनका ओवर ख़त्म होगा। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके आई हैं। विकेट्स भले ही ज़्यादा नहीं मिले हों लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल रही हैं, और T20 क्रिकेट में अगर आप इकोनॉमिकल बॉलिंग कर पाते हैं तो विकेट्स मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैकफैडियन ऑकलैंड की तरफ से केटी पर्किंस और एना पीटरसन, और उसके बाद हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली जो ऑलराउंडर्स हैं वही। और रिस्क लेना है तो शारी और फ्रैंक जोनास, लेस लोगों ने इनका नाम सुना होगा लेकिन इफेक्टिव प्लेयर हैं ये दोनों ही। स्पेशली जोनास के बारे में कहूँगा, साशी शारी अभी तक तो मैंने उनको खास कुछ करते हुए देखा नहीं है T20 क्रिकेट में। और रोज़ मैकनील यहाँ से
तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अभी भी मेरे पास एक प्लेयर का स्लॉट खाली है। क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, भर भर के क्रेडिट है आपके पास। देखिए, मैकफैडियन और कोई कीपर जो हैं, बाकी जो कीपर हैं ना, करनाशान, ये सिर्फ कीपिंग के ही पॉइंट्स देंगे, ठीक है। लोग इनको ले रहे हैं सिर्फ क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है। मैकफैडियन आराम से आपके लिए बेस्ट चॉइस है कीपिंग में, अगर बैटिंग की बात आती है तो। बाकी कैचिंग स्टंपिंग का क्या होगा वो तो मेरे को नहीं पता। रेबेका बर्न्स, रिकॉर्ड्स इनके सही हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका हमेशा ही रहता है। केटी परकिंस सबसे बढ़िया फॉर्म पे चल रही है बैटिंग में से। लॉरेन डाउन को सिलेक्शन परसेंटेज है हाई, आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है क्योंकि। और यहाँ पर ये तीनों ही मस्ट हैव हैं। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, बार बार सुन लेना, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्ली बैटिंग बॉलिंग दोनों सबको पॉइंट देंगी। रिकॉर्ड्स के मामले में तो एमेलिया कर हैं, और सोफी डिवाइन को जब लोग देंगे नहीं खेल रही हैं, तो ये ही आपके लिए डिफ़ॉल्ट कैप्टन बन गई, ये सोच के रख लो। अच्छा, बॉलिंग में बात करी जाए तो जेस्कर मस्ट हैव हैं, ठीक है। T20 क्रिकेट में आप इनको मिस नहीं कर सकते अगर आप रिकॉर्ड्स की मानेंगे तो। हर्डलस्टोन प्रॉपर्ली बैटिंग भी कर सकती हैं, और बॉलिंग में भी शायद हाईएस्ट विकेट टेकर थी पिछले सीजन में। फ्रैंक जोनस ऑकलैंड की तरफ से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होने जा रही हैं, अगर आप प्रॉपर बॉलिंग की बात कर रहे हो तो, ठीक है। इसके सिवाय आपके पास रोज मैकनील का ऑप्शन है, अगर आप चाहो इनको भी ले सकते हो, ये बैटिंग कर सकती है थोड़ी बहुत। ज़ारा जेटली, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकती हैं। और मानेका सिंह मेरे लिए पर्सनल फेवरेट होंगी ये, क्योंकि ओपनिंग बॉलिंग पे आएंगी अगर खेलती हैं तो। बस ये तीन ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इन तीनों में से किसी एक बॉलर को ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में थैमसिन न्यूटन, जैसे मैंने बता दिया, क्रेडिट का कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए नहीं, वैसे भी आप काम पे आ जाएंगी। और बैट्समैन सेक्शन में बैटी ग्रीन को 90% लोगों ने ले रखा है, लेकिन उनके कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। अगर आप एक बॉलर को वहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आप लॉरेन डाउन या मैटी ग्रीन में से किसी एक को लो, और बॉलरों में से किसी ऐड कर लो। देखिए, एक चीज़ याद रखना, आपने देखा होगा कि इस फिक्सचर में 25-30 रन के ऊपर नहीं बन रहे हैं, और यहाँ पे एक विकेट अगर कोई निकाल लेते हैं तो उनका भी पॉइंट्स इस 25-3 रन बनाने वाले से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो एमेलिया कर दी बेस्ट ऑप्शन होंगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए आप जेस्कर के साथ जा सकते हो। अगर आप फॉर्म देखेंगे तो केटी परकिंस का बैटिंग फॉर्म अच्छा चल रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना सही होगा, क्योंकि इस फिक्सचर में बहुत ज़्यादा रन बने नहीं हैं। एक ही इनिंग्स आपने देखा सोफी डिवाइन का, जहाँ पर किसी ने उन्होंने 50 बनाया था, और एमेलिया कर का एक 47 का कुछ इनिंग्स था, बस ऐसे ही। तो बॉलरों के साथ आप जा सकते हो, बॉलर या बॉलिंग ऑलराउंडर, जहाँ पर ये ऑप्शंस है। आप चाहो तो इनमें से किसी को भी बना सकते हो, मेरा कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड्स इनमें से किसी का भी उतना खास नहीं है, ठीक है। और ना ही फॉर्म के बेसिस पे कुछ बता सकता हूँ मैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल सारी अपडेट्स वगैरह आपको वहीं पे मिलने वाली है। तो ज्वाइन हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।